Principle and Practice of Accounting. Chapter 11, Average Due Dates. Class 1, Meaning of Average Due Dates. सबसे पहले आप समझिए कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, बोले तो मीनिंग क्या होता है. एवरेज ड्यू डेट इज अ सिंगल पेमेंट डेट ऑफ मल्टीपल अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स. फिर से समझिएगा, एवरेज ड्यू डेट इज अ सिंगल पेमेंट डेट ऑफ मल्टीपल अमाउंट ड्यू ऑन द डिफरेंट डेट्स. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जितने भी बिल ड्यूज हैं आगे या पीछे, उन सब का पेमेंट एक ही दिन बीच में कर देना. मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कोई पार्टी है, सपोज ये है वसूली भाई और ये हैं देवगन साहब. वसूली भाई ने महीने में कई बार सेल किया है. किसको? देवगन भाई को. एंड महीने में कई बार वसूली भाई को लेना है पैसा, यानी इनका पैसा ड्यू हो रहा है महीने में कई बार. तो क्या होगा? वसूली भाई कहेंगे कि यार देख ले, बीच का कोई दिन निकाल ले, यानी कि 15 तारीख, यानी मान लो जनवरी का महीना लिया जाए तो 15 तारीख के पहले भी कई बिल ड्यू हैं एंड 15 तारीख के बाद का भी कई बिल ड्यू है. 15 के एग्जाम्पल ले रहा हूं. इस बीच में क्या करो, तुम मुझे कोई एक दिन पैसा दे दो. तो देवगन भाई बोलेगा मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों दूं, ऐसा बोलेगा. तो इसके लिए वसूली भाई देवगन भाई को बोलेगा कि देखो भैया, एक मैथमेटिकल टर्म्स होता है, मेरे शब्दों को नोटिस कीजिएगा, मैथमेटिकल टर्म. एक मैथमेटिकल टर्म होता है एवरेज ड्यू डेट. अगर इस दिन को दे रहे हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट का कोई भी नुकसान नहीं होगा. यानी कि एवरेज ड्यू डेट का सारा फोकस किसके ऊपर है? सारा का सारा फोकस इंटरेस्ट के ऊपर है. सो ध्यान रखिएगा, एवरेज ड्यू डेट इज अ सिंगल पेमेंट डेट ऑफ मल्टीपल अमाउंट ड्यू ऑन द डिफरेंट डेट्स and in such a way that there is no interest loss to any of the party. किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं है. एक काम करते हैं, अब ये जब इंटरेस्ट आ गया, चीज़ें आ गई, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. नॉट सिंपल एग्जाम्पल कि ये ड्यू था, एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से एवरेज ड्यू डेट का पूरा कंसेप्ट टूट के आपके हाथ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. यहां पर एक टेलर है जिसका नाम है मिस्टर वसूली भाई. चलो ये वसूली भाई को आपने देख लिया. एंड डेटर है जिस मिस्टर देवगन. ठीक है, देवगन ने परचेज किया किससे? वसूली भाई से. ड्यान से देखो कब क्या कैसे परचेज किया बता रहा हूं. यह है डेट, यह है ट्रांजैक्शन अमाउंट, यह है क्रेडिट पीरियड, और ऑफ कोर्स ये हो जाएगा ड्यू डेट, और ये हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट, और ये होगा रिबेट रिसिप्ट. इन सारे टर्म्स को समझिएगा, पूरा चैप्टर इन टर्म्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये सिचुएशन क्या कहता है. डेट 1 जनवरी 2020 को वसूली भाई ने 3,65,000 रुपीज का गुड्स देवगन को बेचा और साथ में कहा कि क्रेडिट पीरियड है कितना? 5 डेज. क्रेडिट पीरियड कितना है? 5 डेज. ध्यान से देखिएगा, अगर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टर्म ऑफ बिल दिया हो तो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखा है कि किस तरह से आप ड्यू डेट्स निकालेंगे. यहाँ पे बिल्कुल वही फंडा यूज होगा, राइट. तो ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी 2020 को वसूली भाई ने 3,65,000 रुपीज का सामान देवगन को बेचा. क्रेडिट पीरियड है हाउ मच? 5 डेज. अब बताओ, अगर
क्रेडिट पीरियड है 5 days, देन ड्यू डेट कितना होगा 1 + 5, सिंपल 1 में 5 जोड़ देंगे तो दैट इज 6 जनवरी। तो ड्यू डेट क्या हो गया 6 जनवरी, ड्यू डेट क्या हो गया 6 जनवरी। अब इंटरेस्ट पेमेंट इफ ही पेज आफ्टर ड्यू डेट एट द रेट ऑफ 10%। अगर देवगन पेमेंट करते हैं वसूली भाई को आफ्टर ड्यू डेट का मतलब क्या हुआ 6 जनवरी के बाद, से 7 और से 8 और से 9 और से 10, तो क्या होगा 10% पर एनम के हिसाब से, पर डे के हिसाब से देवगन भाई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको वसूली भाई को। एक काम करते हैं और सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं इसको पर डे इंटरेस्ट निकाल देता हूं। तो पर डे इंटरेस्ट क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ पर डे इंटरेस्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज 3,65,000 into 10 upon 100 into 1 upon 365. 10 upon 100, 10%. 1 upon 365 means what? 1 day interest. Then 3,65,000 into 10 upon 100 into 1 upon 365. Rupees 100 per day. कितना आ रहा है? Rupees 100. That is per day. मैंने जानबूझ के फिगर ऐसे रखा है ताकि 100 में ये आ जाए। तो पर डे का इंटरेस्ट कितना है 100, पर डे का इंटरेस्ट कितना है 100। तो ध्यान दीजिएगा हमारा ये नेक्स्ट कॉलम कहता है इंटरेस्ट पेमेंट इफ ही पेज आफ्टर ड्यू डेट 10%। मतलब समझ में आया, मतलब ये आया कि अगर मान लिया जाए कि ये पेमेंट का शेड्यूल चल रहा है, फर्स्ट को ट्रांजैक्शन हुआ, 6 को ड्यू डेट है, फर्स्ट को ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ है, 6 को आके एवरेज ड्यू डेट आ रहा है। तो अगर 7 को पेमेंट कर रहा है देवगन तो उसको 100 रुपया का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट 3,65,000 + 100 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 7 के बदले 8 को करता है तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा 200, 9 को करता है तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा 300, 10 को करता है तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा 400, 11 को करता है तो इंटरेस्ट का अमाउंट, आप देख रहे हो ना, पर डे इंटरेस्ट 100 रुपया बढ़ेगा। अच्छा, ये मजाक की बात नहीं है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ड्यू हो गया, चाहे 2 रुपया ही क्यों ना हो, चाहे 8 रुपया ही क्यों नहीं हो, चाहे 54 ही क्यों ना हो, ये इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, वरना लीगल एक्शन लिए जाएंगे वसूली भाई के द्वारा देवगन के ऊपर, और इनकी क्रेडिट वर्थ खराब कर दी जाएगी मार्केट में, ताकि कोई भी व्यक्ति इनको कोई उधार पे माल नहीं देगा, बैंक इनको लोन नहीं देगा। इसका मतलब ये इंटरेस्ट मजाक की बात नहीं है, ये सीरियस बात है, देवगन को देना ही पड़ेगा, ये समझिएगा। तो ये नहीं समझेगा देगा नहीं देगा, ये सब बात भूल जाइए। अब तो ये तो बात आ गई इंटरेस्ट की। लास्ट कॉलम देखिए, रिबेट रिसिप्ट इफ ही मेक्स अर्ली पेमेंट एट द रेट ऑफ 10%। ध्यान से देखिएगा, रिबेट रिसिप्ट इफ ही मेक अर्ली पेमेंट एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से देखिएगा, ये है फर्स्ट को ट्रांजैक्शन हुआ, 6 को ड्यू हो रहा है। अगर देवगन भाई कहते हैं कि मैं 5th को ही तुम्हें पैसा वापस दूंगा, मैं 6 का इंतजार नहीं करूंगा, तो उस केस में वसूली भाई को देना पड़ेगा रिबेट 100 रुपया का, यानी कि देवगन भाई का पेमेंट होगा 3,65,000 - 100, यानी पर डे का रिबेट मिलेगा। अच्छा, एक बार बताओ, ये सीक्वेंस बहुत अच्छा से चल रहा है। लाइक व्हाट हैपन, 6 को ड्यू है, 1 को ट्रांजैक्शन हुआ, 6 को ड्यू है। अब देवगन कहता है कि मैं 4th को ही पेमेंट कर दूंगा, तो कितने रुपया का रिबेट देवगन को मिलेगा? देवगन को कितने रुपया का रिबेट मिलेगा? अगर मैं कहूं देवगन को रिबेट मिलेगा, या मैं कहूं कि वसूली भाई रिबेट देगा, तो अपन के लिए बात यहाँ एक हो रही है, सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। तो इस केस में देखिए, देवगन भाई को रिबेट कितना मिलेगा 200 रुपया। अगर मान लिया जाए देवगन भाई कहता है कि मैं 3 तारीख को दे दूंगा, तो 3 तारीख को, इसका मतलब क्या हुआ, 6 का ड्यू था, 3 डेज बिफोर पेमेंट करी जा रही है, तो रिबेट कितना मिलेगा 300 रुपीज़ का मिलेगा।
तो आपको इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया कि ड्यू डेट के बाद अगर पेमेंट किया जाता है डेटर के द्वारा तो डेटर को इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है बोलिए? डेटर को इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंड अगर ड्यू डेट के पहले डेटर पेमेंट करता है तो डेटर को रिबेट मिलता है। तो आपको इंटरेस्ट एंड रिबेट में मतलब समझ में आ गया, ड्यू डेट का मतलब समझ में आ गया। ड्यू डेट के बारे में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैं बहुत डीप में पढ़ा चुका हूं, आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो उस पर हालांकि इसमें भी मैं ड्यू डेट को फिर से समझाऊंगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इसी क्लास में ड्यू डेट को फिर से समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखना, ये क्लास थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपके कंसेप्ट को 100% क्लियर कर देगा। तो ये आपने चार्ट आराम से देख लिया कि ट्रांजैक्शन डेट है 1 जनवरी 2020, अमाउंट है 3,65,000, 5 डेज का क्रेडिट पीरियड है। तो ड्यू डेट हो गया 6 जनवरी, 10% इंटरेस्ट है पर एनम। देन पर डे का कितना हो गया 100। कैसे निकाला? 3,65,000 इंटू 10/100 इंटू 1/365 कितना हो गया 100। अगर वो 6 को बाद देता है देवगन यानी कि डेटर, तो 100 रुपीज़ पर डे का उसका इंटरेस्ट लगेगा। मैंने डे में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको समझ में आएगा, बात गोलमोल नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर पर डे का उसको रिबेट मिलेगा कितना, द रिबेट विल बी ₹100। अब चलते हैं इसी एग्जाम्पल में, अभी सिर्फ एग्जाम्पल समझाया जा रहा है। इसी एग्जाम्पल में एक दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं, दैट इज 7 जनवरी 2020, 7,30,000। 7,30,000 ये 7 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ है, 7,30,000। क्रेडिट पीरियड इसमें भी कितना है 5 डेज, क्रेडिट पीरियड 5 डेज। अब बताओ ड्यू डेट क्या होगा? ड्यू डेट क्या होगा? 7 + 5 इक्वल टू हाउ मच? 12th जनवरी। तो 12th जनवरी इज अ ड्यू डेट, 12 जनवरी को ड्यू डेट है। नियम के अनुसार बिल्कुल क्लियर है। अगर 12th जनवरी को ये 7,30,000 देवगन पेमेंट कर देता है वसूली भाई को, तो इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसको रिबेट मिलेगा, राइट। लेकिन अगर 13th जनवरी को पेमेंट करता है देवगन भाई टू वसूली भाई, देन पर डे का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब पर डे का इंटरेस्ट इसमें भी निकाल लेते हैं। पर डे का इंटरेस्ट 7,30,000 इंटू 10/100 इंटू 1/365, हाउ मच कमिंग? 200। मैंने जानबूझ के डबल फिगर किया है क्योंकि इस कंसेप्ट को लेके हमें आगे चलना है और इस कंसेप्ट को मैं लंबा खींचूंगा। इसी दो फिगर 3,65,000 एंड 7,30,000 में पूरे के पूरे एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट डालने की कोशिश करूंगा। आप समझिएगा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ दो फिगर 3,65,000 एंड 7,30,000 पे पूरे के पूरे एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट में पूरा का पूरा डालने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई ऑन दैट, राइट। अंग्रेजी फाइन। सो क्या हुआ, इंटरेस्ट देख लेते हैं। 7,30,000 इंटू 10/100 इंटू 1/365 इक्वल टू हाउ मच? 200। तो यानी कि अगर 13th को देना पड़ता है, अगर देवगन 13th को देता है वसूली भाई को, तो 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी टोटल पेमेंट होगा 7,30,000 प्लस 200। अगर मान लिया जाए 14th को देता है तो देवगन को पेमेंट करना पड़ेगा 7,30,000 प्लस हाउ मच? 7,30,000 प्लस 400, 2 दिन का इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। दैट्स क्लियर। अब हम आपको क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग टाइमलाइन पे समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड ऑन द टाइमलाइन। ट्रांजैक्शन डेट 1 जनवरी, अमाउंट 3,65,000। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। 6th इज द ड्यू डेट, 6th इज द ड्यू डेट। देन 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये पूरा आ रहा है। अब ध्यान से रखिएगा, जस्ट एज्यूम करना है, जस्ट एज्यूम करना है, नथिंग एल्स। अब इस ट्रांजैक्शन की पेमेंट, आपको रिबेट का मतलब पता है कि 6th है, ये 6th है। अगर 6th के पहले पेमेंट करता है तो देवगन को
रिबेट मिलेगा, बाद में करता है तो उसको इंटरेस्ट का पेमेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट देना पड़ेगा। क्लियर। एज्यूम करते हैं कि देवगन 7th को पेमेंट कर रहा है, तो बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हुआ, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हुआ। अगर 7th को पेमेंट करता है तो 100 रुपीज़, 8 को पेमेंट करता है तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हुआ 200, 9th को करता है तो 300, 10 को करता है तो 400 इंटरेस्ट का पेमेंट है। मैं रिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिबेट तो आपको पता ही है, उसको मैं छोड़ देता हूँ, आपको पता है रिबेट उतना कैसे मिलेगा, हम बाद में और भी बात करेंगे इसके ऊपर। तो अगर इस ट्रांजैक्शन का पेमेंट देवगन 7th को पेमेंट जा रहा है तो 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 8 को अगर पेमेंट कर रहा है तो 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 9th को कर रहा है तो 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10 को कर रहा है तो 400 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 11th को दे रहा है तो 500 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड 12th को देना पड़ रहा है तो 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Is it clear about this? तो दिस इज वॉट ऑल द बोथ इंटरेस्ट इज कमिंग। ठीक है, रिबेट वाला पे भी आ जाते हैं। मान लिया जाए, अब देखिए ये 6th को है तो 6th के बदले वो 5th को कर रहा है तो 100 रुपीज़ का रिबेट है, 4th को कर रहा है तो 100 रुपीज़ का, मतलब 200 रुपीज़ का रिबेट हो गया, 3rd को करता है तो 300 रुपीज़ का रिबेट हो गया, एंड जस्ट इमीडिएट यानी कि वो वेरी सेकेंड को ही कर देता है तो उसको कितने 400 रुपीज़ का उसको रिबेट मिल गया। ये सिंपल जा रहा है इंटरेस्ट का पेमेंट एंड समथिंग लाइक दैट, मतलब पर डे उसको 100 रुपीज़ का रिबेट मिल रहा है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, फिर से देखिएगा। 6th को ड्यू डेट है, 5th को उसने पेमेंट कर दिया देवगन ने, तो 100 रुपया का क्या मिलेगा उसको रिबेट मिलेगा। अब अगर उसने 4th को कर दिया तो 200 रुपया का रिबेट मिलेगा, 3rd को कर दिया तो 300 का मिलेगा, एंड अगर 2nd को कर दिया तो 400 रुपीज़ का मिलेगा, एंड 1st को कर दिया तो 500 रुपीज़ का रिबेट मिलेगा। फिर से देखिएगा, 5th को करता है तो उसको 100 रुपीज़ का, 4th को करता है तो 200, 3rd को करता है तो 300, एंड 2nd को करता है 400, 500, यानी कि ये उसको रिबेट मिल रहा है। पर डे 100 रुपया का रिबेट मिल रहा है, पर डे 100 रुपया का क्या लग रहा है इंटरेस्ट की कीमत लग रही है। मैं ये बातें क्यों समझा रहा हूं, वो भी शुरुआत में, ये गुर रहस्य छुपा हुआ है और इसको बहुत बढ़िया से समझना। अगर इसको आपने इग्नोर मार दिया कि बाद में मैं समझ लूंगा, तो बाद में भाई आपको समझ में ना आवेगा। मेरे बच्चा, मेरे लाल, बहुत ध्यान से समझना। मेरे होने वाले होनहार व्यक्ति जो इसको समझना चाहता है, अच्छी तरह से इस एग्जाम्पल को समझना, इस टाइमलाइन को समझना। पूरा का पूरा एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट इसी फिगर पे टिका हुआ है और इस एग्जाम्पल को मैं आगे रेफरेंस में लूंगा। ठीक है, अब आता है सेकेंड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का डेट क्या है देखिएगा, 7th जनवरी। ठीक है, 7th जनवरी। अमाउंट कितना है 7,30,000। अमाउंट कितना है 7,30,000। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ट्रांजैक्शन डेट 7 जनवरी है और ये 7,30,000 है। अमाउंट ड्यू कब होगा, तो 7 + 5 = 12th जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी को। तो यहाँ पे मैं 7th को चार्ट में दिखा रहा हूँ, 7th को, ये 7th ट्रांजैक्शन डेट है। यहाँ पे खिंच के आपको दिखा रहा हूँ, ट्रांजैक्शन डेट ये है एंड ट्रांजैक्शन डेट ये हुआ। करेक्ट? आर यू गेटिंग ए पॉइंट और नॉट गेटिंग इट? गेटिंग इट? ध्यान से अब अच्छी तरह से इसको समझना, अच्छी तरह से। ठीक है, अब ड्यू डेट निकालो 7th के बाद, तो 7th को तो 12, 12, 7 + 5 12, ड्यू डेट इज 12th जनवरी। देन 7th के बाद 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। अब एक बात बताओ, पर डे इंटरेस्ट कितना लग रहा था इसमें? पर डे इंटरेस्ट इसमें लग रहा था, पर डे इसमें इंटरेस्ट लग रहा था 7,30,000 into 7,30,000 into 10/100 into 1/365 = 200। ये लग रहा था ना। अब एक बात बताओ, आराम से टाइमलाइन पे देखना। अगर देवगन इस पेमेंट के लिए कहता है कि मैं 11th को कर दूंगा, तो रिबेट कितना मिलेगा?
200, तो यहाँ लिखो -200। कहता है कि नहीं मैं 10th को कर दूंगा, तो रिबेट कितना मिलेगा 400 -400। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? वो ये कहता है कि नहीं मैं 9th को कर दूंगा, मेरी बात समझ रहे हो, मैं 9th को कर देता हूं तो -600। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो कहता है कि मैं 8 को पर डे 200 रुपया का रिबेट मिलेगा। किसको किसको मिलेगा बताओ? देवगन को। अब ये चार्ट आपके पास है, इस चार्ट में देखो कौन सा ऐसा दिन है, कौन सा ऐसा दिन है, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन इंटरेस्ट एंड रिबेट का अमाउंट सेम है। इंटरेस्ट एंड रिबेट का अमाउंट सेम है। बताइए इंटरेस्ट ऑन रिबेट का अमाउंट सेम कौन सा है? देखिए दिख रहा है 10 डे। इसका मतलब हुआ कि अगर देवगन भाई 10th को पेमेंट कर रहे हैं, अगर देवगन भाई 10th को पेमेंट कर रहे हैं, अगर देवगन भाई 10th को पेमेंट कर रहे हैं, अगर देवगन भाई 10th को पेमेंट कर रहे हैं, 10th को पेमेंट कर रहे हैं, 10th को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? जितना रुपया उनका इंटरेस्ट का खर्चा है, जितना रुपया उनका इंटरेस्ट का खर्चा है, उतना ही उनको रिबेट मिल रहा है। यानी कि ना इसमें उनका इंटरेस्ट का नुकसान होगा, ना इसमें उनका इंटरेस्ट का नुकसान होगा, ना इसमें उनका रिबेट का नुकसान होगा। यानी जितना रुपया इंटरेस्ट जा रहा है उतना ही रुपया क्या जा रहा है? क्या जा रहा है बोलिएगा? उनको रिबेट मिल रहा है। तो 10 तारीख को, अब देखिए सीन क्या चेंज हो रहा है। 10 तारीख को कंप्लीट अमाउंट की बात हो रही है। 10 तारीख को क्या बात आ रही है? कंप्लीट अमाउंट की बात आ रही है। कंप्लीट अमाउंट की बात आ रही है। तो 3,65,000 प्लस हाउ मच 7,30,000 इक्वल टू 10,95,000। तो अगर 10th को देवगन पेमेंट कर रहा है, 10th को देवगन पेमेंट कर रहा है किसको? वसूली भाई को 10,95,000, पूरा का पूरा 10,95,000। तो इसमें देवगन का कोई नुकसान नहीं है और साथ में वसूली भाई का भी नुकसान नहीं है। ध्यान से देखो, वसूली भाई अगर ये कैलकुलेशन नहीं देखे तो देखिएगा, इसमें जो 10th देखा, 10th जनवरी, इसको कहेंगे एवरेज ड्यू डेट। सो एवरेज ड्यू डेट इज व्हाट? एवरेज ड्यू डेट इज 10th जनवरी। इस दिन क्या होगा? ना इंटरेस्ट या रिबेट का नुकसान देवगन को होगा, ना इंटरेस्ट एंड रिबेट का नुकसान वसूली भाई को होगा। सो एवरेज ड्यू डेट इज दैट डेट ऑन विच different due amount is paid and there is no loss of interest or rebate to either of the party। ना वसूली भाई का नुकसान हुआ, ना देवगन भाई का नुकसान हुआ। अब बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन आपके नज़र के सामने है, आप देख रहे हैं। वसूली भाई को क्या हुआ? जो पेमेंट 7,30,000 की 12th को मिलनी थी और 10th को मिल गई। ठीक है, तो वसूली भाई चलाएगा, नहीं मैं रिबेट को दूं, मैं वे इंतजार कर लेता हूं। ओके, उधर देखो, जो पेमेंट फर्स्ट बिल की जो पेमेंट ड्यू थे 6th को, वो भाई देवगन कब दे रहा है? 10th को। वो बोलेगा नहीं मैं 10th को नहीं दूंगा, मैं इसी दे दूंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा इंटरेस्ट का, मैं उसी दिन। अब इसमें कहता बात एक ही है यार, देवगन को बोलेंगे तो 10 तारीख को एक ही बिल दे देना। अब इससे फायदा क्या होगा? अजय देवगन का, नॉट अजय देवगन, देवगन का झंझट खत्म हुआ। ठीक है यार,
एक बार सिस्टम लगाना पड़ता, पेमेंट क्लियर करना पड़ता, 6th को फिर करना पड़ता 12th को, उसकी टाइम की सेविंग हो गई, इंटरेस्ट का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक का बिल 4 दिन का बाद दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट बिल में 4 दिन का फायदा हो गया, फर्स्ट बिल में 4 डेज का बेनिफिट हो गया, फर्स्ट बिल में 4 डेज का बेनिफिट हो गया, फर्स्ट बिल में 4 डेज का बेनिफिट हो गया, एंड सेकेंड बिल 7,30,000 में देवगन का 2 डेज पहले यानी कि 12th के बदले 10 को दे रहा है, उसमें उसको रिबेट मिल रहा है, उसको रिबेट मिल रहा है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि उसको मानो तो नुकसान हो गया। एक बार फिर से देखिएगा, फर्स्ट बिल 6 को था, 6 के बदले 10 को दे रहा है, तो देवगन का नुकसान हो गया। ठीक है, चूंकि उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन सेकंड बिल उसको 12th को देने पड़ते हैं, और 12th के बदले में उसको 10 को ही देना है, 10 को ही देना है, यानी कि पहले देना है। तो पहले देना है तो इसमें ऑफकोर्स रिबेट भी उसको मिलता। तो यहाँ एक सिंपल बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि देवगन को एवरेज ड्यू डेट यानी कि 10th को देने में कोई नुकसान नहीं है। जितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उतना ही उसको रिबेट मिल रहा है, यानी उसको फ़ायदा हुआ, यानी कि नेट सेल जीरो हुआ। ठीक उसी प्रकार से अगर आप वसूली भाई के नज़र से देखोगे तो फर्स्ट पेमेंट मिलना था कब, फर्स्ट पेमेंट मिलना था दैट वाज ऑन द 6th, लेकिन 4 दिन बाद 10th को मिलता है। कोई बात नहीं, उसको इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, जितना उसको देना है उतना इसको मिलना है, तो इंटरेस्ट मिल गया 400 का। लेकिन सेकंड पेमेंट देखिएगा तो जो 10 तारीख को, जो 12 तारीख को ड्यू था वो 10 तारीख को मिल गया, यानी कि वसूली भाई को 400 का रिबेट देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट का फ़ायदा इज़ इक्वल टू रिबेट का नुकसान सेम है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि एवरेज ड्यू डेट वह डेट है, एवरेज ड्यू डेट वह डेट है जिस डेट पे किसी को इंटरेस्ट का फ़ायदा या नुकसान नहीं होता, इंटरेस्ट का फ़ायदा या नुकसान नहीं होता। मैं फिर से बोलूँ तो किसी भी पार्टी को अगर मान लिया जाए कि डेटा पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ना ही उसको इंटरेस्ट का नुकसान है और ना ही उसको रिबेट का फ़ायदा है उस डेट पे। ठीक वही बात अप्लाई होती है सेलर के ऊपर भी कि एवरेज ड्यू डेट वह डेट है जिसमें क्या होता है कि उसमें ना उसको इंटरेस्ट का फ़ायदा है ना उसको रिबेट का नुकसान है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये है एवरेज ड्यू डेट। तो मुझे लगता है कि अब एवरेज ड्यू डेट का मतलब आपको समझ में आ गया, एवरेज ड्यू डेट का मतलब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? अब ध्यान से देखना, दिस इज कॉल्ड द एवरेज ड्यू डेट। अब अगर मान लिया जाए देवगन कहता है अब कंपैरिजन एवरेज ड्यू डेट से होगा। अब कंपैरिजन किससे होगा, चार्ट में देख रहे हैं एवरेज ड्यू डेट में। एवरेज ड्यू डेट हमारा क्या आ रहा है, देखो साफ दिख रहा है, 400 दिख रहा है ना। अब इस दिन क्या हुआ, एवरेज ड्यू डेट है 10th। अब देवगन कहता है कि मैं पूरा का पूरा पेमेंट कर दूंगा 9th को। तो पूरा का मतलब क्या हुआ, 10,95,000। तो अगर 10,95,000 रुपीज़ अगर ये 10th के बदले 9th को देता है तो देवगन को रिबेट मिलेगा पूरे 10,95,000 पे। देवगन को रिबेट मिलेगा पूरे 10,95,000 पे। तो 10,95,000 इंटू 10%, 10/100 इंटू 1/365 आप करो तो 300 हुआ। 300 कैसे हुआ, 100 फर्स्ट ट्रांजैक्शन का 3,65,000 का एंड 200 सेकेंड ट्रांजैक्शन 7,30,000 का। मतलब समझ में आया कि अब फुल पेमेंट की बात हो रही है तो एवरेज ड्यू डेट से कंपेयर होगा नुकसान एंड बेनिफिट का। अब इसी बात पे देखो कि अगर देवगन कहता है कि मैं 10th को नहीं 11th को दूंगा, तो 11th को 3,65,000 देगा या 7,30,000 देगा या 3,65,000 प्लस 7,30,000 दोनों देगा। यस, आपको बिल्कुल समझ में आ गया, 3,65,000 प्लस 7,30,000 दोनों का पेमेंट करेगा, यानी कि 10,95,000 का पेमेंट करेगा।
ठीक उसी प्रकार से अगर देवगन कहता है कि नहीं मैं 12th को पेमेंट करूंगा, तो 12th को जब पेमेंट करेगा तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जब 2 दिन का आप करोगे तो वो आप 10,95,000 पे करोगे या इंडिविजुअल पे करोगे? 10,95,000 पे करोगे। अगर एक बार एवरेज ड्यू डेट निकल गया तो उसे शिफ्ट होगा, अगर रिबेट साइड में तो पूरे के पूरे 10,95,000 शिफ्ट होगा, और अगर शिफ्ट होगा रिबेट के साइड में देन पूरे 10,95,000 रिबेट के साइड में शिफ्ट होगा। अगर इंटरेस्ट के साइड में देन पूरे के पूरे 10,95,000 इधर शिफ्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सो दिस शिफ्टिंग विल बी डन अकॉर्डिंगली, ये इस तरह से शिफ्ट होगा। सो ध्यान रखिएगा। सो 10th जनवरी इज अ एवरेज ड्यू डेट, आपको चार्ट में दिख रहा है। 10th जनवरी इज अ एवरेज ड्यू डेट, आपको चार्ट में क्लियरली दिख रहा है। आगे नाउ इफ द एंटायर पेमेंट इज डिलेड फॉर अ डे देन 300 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट विल बी पेड। 300 कैसे आया? द पेमेंट विल बी ऑन द एंटायर 10,95,000। Similarly, if early payment is done, then 300 rupees extra rebate will get per day. So now, once average due date is decided, then the entire payment की बात करेंगे, individual payment की बात अब कहीं भी नहीं रहेगी। ध्यान से रखिएगा। So very simple है। If Devgan wants to pay on the 9th, then it will be for the entire amount of 10,95,000. Then there will be a rebate benefit to Devgan. How much? 10,95,000 into 10 upon 100 into 1 upon 365 equal to 300 rupees का रिबेट मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। जब आप सारी की सारी अमाउंट को आगे पीछे सरकाएंगे देन पर डे 300 का इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स फॉर श्योर, ऑलरेडी अगर हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान से, क्या इस तरह का क्वेश्चन आगे पीछे सरकाने का आता है? हाँ आता है। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अगर एवरेज ड्यू डेट के 2 दिन बाद दिया गया तो क्या फर्क पड़ेगा? ओके, 2 दिन बाद दिया गया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसी एग्जांपल में देखो, पर डे 300 का नुकसान हो रहा है देवगन को, तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज ड्यू डेट के 2 दिन बाद देने का मतलब 600 रुपये इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। देन पेमेंट विल बी हाउ मच? 10,95,000 प्लस 600। ठीक उसी प्रकार से 2 दिन अगर पहले देना है तो क्या फर्क पड़ेगा? देन व्हाट? द पेमेंट विल बी 10,95,000 माइनस हाउ मच? 600। यस, आपको इफेक्ट निकल के आपको जाएगा, ठीक है। ध्यान से अच्छी तरह से समझना, एवरेज ड्यू डेट पर फुल पेमेंट एक साथ कर दी जाएगी एंड इस डेट को किसी को इंटरेस्ट और रिबेट का नुकसान नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? एवरेज ड्यू डेट पे पेमेंट क्या होगा? 3,65,000 प्लस 7,30,000 इक्वल टू 10,95,000। तो मैं पूरे लाइन को ये समरी करता हूँ, आपको समझ में आ गया कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है। इतने मिनट में आपको मैंने सिर्फ ये समझाया कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, और जो फर्स्ट लाइन था उसका मतलब समझाया। और फर्स्ट डेट का मतलब आप लाइन को देख के जरा देखिए, फर्स्ट लाइन को क्या कह रहा है। फर्स्ट लाइन को ये क्लियरली ये बात कह रहा है कि एवरेज ड्यू डेट इज अ सिंगल पेमेंट डेट ऑफ multiple amount due on the different date and in such a way that there will be no loss of interest to either creditor or debtor। बस यही बात ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान रखना है। ये पूरे एग्जाम्पल आपको इसीलिए समझाई गई थी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम अकाउंटिंग प्रोसेस से निकालते हैं। तो हमारा हेडिंग है प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज ड्यू डेट। एग्जाम में कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं और फिर तरीका देखते हैं कि कैसे होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से कर लिया ना, तो एवरेज ड्यू डेट के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी और उसका फंडामेंटल एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, क्लीन पानी की तरह, गंदा वाला नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से,
कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारा सिंपल है, जो हमारे पास यहाँ निकल के आ रहा है वो हमारे पास अभी यहाँ आ रहा है, ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट एंड क्रेडिट पीरियड। ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट एंड क्रेडिट पीरियड। ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट 1 जनवरी 2020, अमाउंट कॉलम में 3,65,000 एंड क्रेडिट पीरियड 5 days। क्रेडिट पीरियड हाउ मच? 5 days। ना सेकेंड में देखेगा ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन डेट 7th जनवरी 2020 एंड अमाउंट कॉलम में 7,30,000 एंड क्रेडिट पीरियड इज 5 days। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा यहां पे आ गया। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। अब हमें निकालना है एवरेज ड्यू डेट, यानी कि कौन सा वो दिन है जिस दिन टोटल पेमेंट किया जाए तो ना सेलर को इंटरेस्ट का नुकसान होगा और ना डेटर का होगा, यानी किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा। आंसर हमें पता है, क्या आंसर था? 10th जनवरी। हम अपने मेथड के अनुसार निकाल के हम आपको यह समझाना चाहते हैं, राइट? तो आगे ध्यान रखना, जब भी आपको एवरेज ड्यू डेट निकालने की बारी आती हो, जब भी आपको एवरेज ड्यू डेट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना, इस प्रोफॉर्मा को लिखना। इस प्रोफॉर्मा को लिखना। इस प्रोफॉर्मा में टोटल 5 कॉलम हैं, तो ये 5 कॉलम आपको लिखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट वन, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, या आप सीधा लिख सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, ये प्रोफॉर्मा आप लिखोगे और इस प्रोफॉर्मा को मैं तकरीबन हर क्वेश्चन में यहाँ रखूँगा ताकि आपके जिगर में बस जाए, नैनों में बस जाए, काजल बन के हमेशा रहे। ये काजल देख रहे हो ना, ये प्रोफॉर्मा ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज ड्यू डेट, नैनों के काजल। ठीक है, सो ये है, इसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर। पहला कॉलम क्या है? सीरियल नंबर। मोस्ट ऑफ द बुक में, चाहे NCERT को हो, चाहे CS का स्टडी मटेरियल हो, उसमें सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं सीरियल नंबर पे खास ध्यान रखूँगा। इससे ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में कितने ट्रांजैक्शन हैं, मेरे आंसर में उतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, राइट? सेकेंड कॉलम है इसमें ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो सेकेंड कॉलम लिख दिया ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। थर्ड कॉलम कितना है? अमाउंट। फोर्थ कॉलम क्या है? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे, वर्किंग नोट नंबर 1। हम ध्यान रखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में। आप चाहे तो इसको मुजबानी कर सकते हैं, कंप्यूटर पे कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं कहीं से, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास सही कंसेप्ट नहीं है निकालने का नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डे, आप एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा फोकस होगा आपको ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी समझाना एंड नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे निकालना। इसके लिए हम आराम से आपको वर्किंग भी समझाएंगे, अनुस परफॉर्मा को लेके चलेंगे। तो हमारा पहला परफॉर्मा आप देख रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। फर्स्ट कॉलम क्या है? सीरियल नंबर। सेकंड क्या है? ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। थर्ड क्या है? अमाउंट। फोर्थ क्या है? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। एंड फिफ्थ क्या है? प्रोडक्ट। तो अब सबसे पहले बताइए, एवरेज ड्यू डेट निकालते वक्त अपन लोगों के पास जो प्रोफॉर्मा है उसमें कितने कॉलम हैं? बताइए, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? सो देयर आर 5 कॉलम्स आर देयर। पहला 3 बताइए। 1 सीरियल नंबर, 2 ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, 3 अमाउंट। फिर से बोलिए, फर्स्ट सीरियल नंबर, देन ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, देन अमाउंट। फोर्थ क्या है? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे, वर्किंग नोट नंबर 1। हम इसको वर्किंग नोट नंबर 1 बना के ही डालेंगे। सो नंबर ऑफ डेज, आप कहोगे कि सर अगर मैं चेंज कर दूं तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक बेस दे रहा हूं, आपको फाउंडेशन दे रहा हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई तो जम के खेलो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब नए नए शॉट निकालो। अब महेंद्र सिंह धोनी है, उन्होंने क्या झपा शॉट निकाला, पता है इस शॉट को क्या कहते हैं? हाँ, तो उनके गुरु ने थोड़ी सिखाया था। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना तो खुद करो ना, अपना तरीका निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तो आपको ऐसा सिखाना चाहता हूं कि जब एवरेज ड्यू डेट आए तो आपको लगे कि भाई ये जो मार्क्स हैं, चाहे 10 नंबर हो चाहे 8 नंबर हो, मेरे हैं, राइट? तो ये है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेज एंड देन इज प्रोडक्ट। अब बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, राइट, व्हाट इज द कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर, कॉलम नंबर 2 ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, कॉलम नंबर 3 अमाउंट, कॉलम नंबर 4 नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। बताइए, कॉलम नंबर 4 नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे, कॉलम नंबर 4 नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे, कॉलम नंबर 4 नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे, कॉलम नंबर 4 नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे, राइट? कॉलम नंबर 5 प्रोडक्ट। ये क्या होगा आपको मैं बताऊंगा, दैट्स अ पॉइंट वी विल अंडरस्टैंड लिटिल लेटर। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से हम आते हैं, हमारा फॉर्मेट यही होगा, हमारा प्रोफॉर्मा यही होगा, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। नंबर 1 कॉलम क्या है? सीरियल नंबर। नंबर 2 क्या है? ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। नंबर 3 क्या है? अमाउंट। नंबर 4 क्या है? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। एंड नंबर 5 क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका और ये क्या चीज है, एक एक करके समझते हैं। सीरियल नंबर तो क्वेश्चन में से आराम से हम ले लेंगे, राइट? अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहां पे आप देखिए, सीरियल नंबर 1। चलिए, सीरियल नंबर 1 हमने फॉर्मेट डाला 1 ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब ध्यान से देखिए, ट्रांजैक्शन डेट क्या है? ट्रांजैक्शन डेट है 1 जनवरी और क्रेडिट पीरियड कितना दिन का है? 5 डेज। देन 1 + 5 द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी इज कमिंग व्हाट? 6 जनवरी। मैं आपको फिर से आगे भी बताऊंगा, एक बात अच्छी तरह से समझना कि आपको ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर बिल दे दिया एंड टेन्योर ऑफ द बिल दे दिया तो आपको ड्यू डेट निकालने में 3 डेज ऑफ द ग्रेस लेना है। लेकिन अगर ड्यू डेट क्लियरली दे दिया और आगे कुछ भी नहीं बोला, और चाहे वो बिल ही क्यों ना हो, आप उसमें जबरदस्ती 3 डेज ऑफ द ग्रेस मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में काफ़ी डिटेल में ये पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी डिटेल में। वही फंडा एज इट इज लगेगा, इस चैप्टर में भी लगेगा और नेक्स्ट चैप्टर जो अकाउंट करंट बताऊंगा उसमें भी लगेगा। तो एक बात ध्यान रखना अच्छी तरह से, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी को समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। बेटा, अगर मान लिया जाए सेल परचेज दिया और सेल परचेज का क्रेडिट पीरियड दे दिया, लेकिन वो बिल नहीं है, वो उधार सेल का क्रेडिट पीरियड है, क्या आप उसमें 3 डेज ऑफ द ग्रेस ऐड करोगे? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल से समझना। ये है हमारे पास वसूली भाई। वसूली भाई ने सेल किया किसको? देवगन भाई को, और 1 महीना का उधार दिया क्रेडिट। अब मान लो कि जनवरी 1 को इन्होंने सेल किया, 1 महीना का उधार है, तो ड्यू डेट क्या हो जाएगा? फरवरी 1। क्या फरवरी 1 में हम 3 डेज ऑफ द ग्रेस ऐड करेंगे? क्या फरवरी 1 में हम 3 डेज ऑफ द ग्रेस ऐड करेंगे? क्या फरवरी 1 में हम 3 डेज ऑफ द ग्रेस ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिल नहीं है। 3 डेज ऑफ द ग्रेस सिर्फ तब होगा जब वो बिल होगा, जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, जब वो इंस्ट्रूमेंट होगा। जब आपस में इन लोगों का एक क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है और बिल रेज नहीं दिया हुआ है, देन 3 डेज ऑफ द ग्रेस नहीं लगेगा। इस बात को कान खोल करके सुन लो। सर, कान कैसे खोलते हैं? आंख खोलते हैं। अरे आंख भी खोलो, कान भी खोलो और सुन लो, अदरवाइज आपको ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, जब सोल्यूशन खुद निकलता है और आप अपना दिमाग लगा के करते हो और जब आंसर मैच करता है ना, आहा, उसकी जो आनंद है, उसकी जो खुशी है, वो अवर्णनीय है। अरे ये लगता है मैं बाबा बन गया। ऐ कोई बात नहीं, चिंता नहीं करने का, खुशियाँ प्राप्त करनी है इस दुनिया में। एबंडेंस एबंडेंस एबंडेंस। अरे चलो यार, ड्रामा बंद करो, आगे। सो आपको ध्यान रखना है ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। फर्स्ट को ट्रांजैक्शन है, 5 डेज क्रेडिट पीरियड का है, तो ड्यू डेट कितना हो गया? 6 जनवरी। अब बताओ, क्या इसमें आप 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करोगे? क्या इसमें आप 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये बिल नहीं है, ये तो सेल परचेज का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। क्रेडिट पीरियड मतलब उधार के दिन दिए हुए हैं, कितने दिन के बाद पेमेंट करना है।
इसलिए देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन डेट और फिर ड्यू डेट, अब जब आप ये चूंकि सारी ये जो हिसाब किताब हो रही है ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालना, मैं ड्यू डेट क्यों ले रहा हूं, मैं ट्रांजैक्शन डेट क्यों नहीं ले रहा हूं, मैं ट्रांजैक्शन डेट क्यों नहीं ले रहा हूं? एक बात बताओ, जब आप किसी से उधार माल खरीदते हो और 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो आपसे वो इंटरेस्ट जिस दिन आपने खरीदा उसी दिन से मांगेगा या क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद मांगेगा? वसूली भाई ने 1 जनवरी को बेचा, 1 फरवरी को ड्यू डेट है। अब बताओ 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में जो पीरियड है, क्या इसके लिए इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? इसके लिए इंटरेस्ट जो आप इसके लिए यानी कि 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा? 1 फरवरी से आगे हर दिन का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसीलिए हम लोग जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें ड्यू डेट को नज़र रखते हैं। जब बिल होता है तो उसके ड्यू डेट में निकालने में जो ड्यू डेट निकलता है उसमें 3 दिन जोड़ते हैं तो ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी निकलता है या मैच्योरिटी डेट निकलता है, राइट। बट ध्यान रखना, बिल ही क्यों ना हो, अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट दे दिया, अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट दे दिया तो आप 3 दिन जोड़ने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। तो ड्यू डेट निकालते हैं, तो ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब बताओ ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी में ट्रांजैक्शन का डेट लोगे या ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी लोगे? ट्रांजैक्शन का डेट लोगे या ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी लोगे? हम लेंगे ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी कितना है? 6 जनवरी। सेकंड ट्रांजैक्शन का क्या है? डेज आपको दिख रहा है 7th, क्रेडिट पीरियड कितना है? 5 days, देन 7 + 5 हाउ मच कमिंग? 12th जनवरी। तो हमारा ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी निकल गया। अब अमाउंट देखो, अमाउंट कितना है? 3,65,000। चलो जी 3,65,000 आ गया। नेक्स्ट अमाउंट कितना है? 7,30,000। 7,30,000। चलो जी 7,30,000 आ गया। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन में से देखिए, ये क्वेश्चन सारा चीज़ हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट है जिसमें हमारा आंसर आ रहा है। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? अब ध्यान से देखिएगा, अब जो चौथा हमारा यानी कि 4th कॉलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। अब यहाँ सबसे पहले बात होती है कि हम बेस डे कौन सा लेंगे, विच वन विल बी द बेस्ट डे। हमेशा ध्यान रखना, बेस डे इज ऑलवेज इज द अर्लीस्ट डे। अब कई बार आप लोग नोट लिख लेते हो कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज द बेस्ट डे। नो, ऑलवेज मेक द अर्लीस्ट ट्रांजैक्शन ड्यू डेट। अच्छा बताओ, अर्लियर ट्रांजैक्शन डे या अर्लीस्ट ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डेट? बोलो, आप जो बेस डेट लोगे वो ट्रांजैक्शन लोगे या ड्यू डेट लोगे? ड्यू डेट लोगे। हमेशा याद रखना, बेस डेट आप ड्यू डेट का लोगे एंड अर्लीस्ट ड्यू डेट का लोगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपने गलती से अर्लीस्ट ट्रांजैक्शन डेट ले लिया तो देखिए आपका आंसर मैच कर जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो क्यों ऐसा बेतुका बातें करना? हालांकि एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें ट्रांजैक्शन डेट, अर्लीस्ट ट्रांजैक्शन डेट मैंने बेस डेट लिया है और मैं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूंगा। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है, क्वेश्चन डजंट स्पीक एनीथिंग, देन आपको बेस डेट लेना है। बेस डेट लेना है अर्लीस्ट ड्यू डेट। अर्लीस्ट ड्यू डेट का मतलब सबसे पहला वाला ड्यू डेट। ये हो सकता है कि पहला आइटम हो और हो सकता है बीच का आइटम हो सकता है आखिरी आइटम हो, लेकिन आपको लेना है व्हाट? अर्लीस्ट ड्यू डेट। अर्लीस्ट ड्यू डेट इज द बेस्ट डेट। अर्लीस्ट ड्यू डेट इज अ व्हाट? बेस्ट डेट। अर्लीस्ट ड्यू डेट इज अ बेस्ट डेट। अब ध्यान रखना, तो ये जो हमारा परफॉर्मा यहाँ बना हुआ था, ये परफॉर्मा एज इट इज़ यहाँ है। इसी परफॉर्मा में हम यहाँ फिलअप कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये परफॉर्मा ही आपके दिमाग में डालना है, ये परफॉर्मा ही आपको दिमाग में डालना है। ये परफॉर्मा अगर आपके दिमाग में बस गया तो एवरेज ड्यू डेट आप पलक झपकते निकाल लोगे और समझ में भी आएगा। समझ आया? अब क्या करोगे? अब सेकेंड, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नंबर में जाएगा, ये वर्किंग नोट जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। देखो, मैं चाहूं
तो कैलकुलेटर पे करा दूं, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी में कितना, मार्च में इतना, इसमें कितना, ऐसा मैं करवा सकता हूँ। आप मुझे को ना नहीं बोलोगे, क्योंकि दुनिया में यही प्रचलन है, यही चल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपका नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे में पहले ही डे को गलत आ गया, आपने पूरे सॉल्यूशन कर दीजिए, आपको नंबर मिलेगा क्या? नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। देखो 2 चैप्टर, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करेंट, मोर मैथमेटिक्स का है रदर देन अकाउंट्स का है, तो स्टेप्स मार्क्स भूल जाओ। अगर आंसर गलत है तो गए। एक बात ध्यान रखना अच्छी तरह से, मैं आपको सेकंड क्लास में ये भी रटवाऊंगा कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं, क्योंकि इसकी हमें सख्त ज़रूरत है। अब बोलोगे वो तो सर हमें याद है जनवरी फरवरी मार्च, अरे ऐसे नहीं करने का। अगर गलती से आपने जून को 31 ले लिया और कैलकुलेशन कर दिया और 1 डेज गलत निकाल दिया, पूरे नंबर गया, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। जिंदगी आपकी है, पढ़ा मैं रहा हूँ, उत्तरदायी तो मेरी है, अकाउंटेबिलिटी मेरी है, तो मैं आपको बिल्कुल सिलसिलेवार से तरीके से समझाऊंगा ताकि आपसे गलती ना हो सके। तो जितना टाइम लगाना है हम कंसेप्ट पे समझाएंगे और हर फॉर्मेट को यहाँ हम डालते जाएंगे और ये फॉर्मेट आपके दिल में डालते जाएंगे, तो आगे जब भी क्वेश्चन होगा हम प्रोफॉर्मा को यूज करेंगे। अब इस प्रोफॉर्मा में हमारे पास कितने कॉलम बनते हैं देखिएगा। इस कॉलम में आप कोई भी व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन का पीरियड, क्रेडिट पीरियड कितना है। बट आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देता हूँ, राइट। सीरियल नंबर, ठीक है, देन ड्यू डेट। आप हमेशा ड्यू डेट लेना। एक बात हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन डेट है, टर्म्स है एंड आपको ड्यू डेट निकालना है, तो अलग से वर्किंग में निकाल लो, कंप्यूटेशन ऑफ ड्यू डेट अलग से निकाल लो। आप चाहते हो कि नहीं मैं पहला ही टेबल में यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट में लगा लूंगा, वो भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया ना, महेंद्र सिंह धोनी के गुरु ने क्रिकेट सिखाया, वो कैसे शॉट मार रहे हैं उनकी मर्जी है, सही होना चाहिए, बाउंड्री के बाहर जाना चाहिए, राइट, दैट्स अ पॉइंट। तो आप क्या लिखोगे? सीरियल नंबर, फिर लिखोगे ड्यू डेट एंड देन नेक्स्ट कॉलम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू डेट माइनस बेस डेट। ये ध्यान रखना, दैट इज व्हाट। आप कैसे निकालोगे? ड्यू डेट माइनस बेस डेट, ड्यू डेट माइनस बेस डेट। तो नंबर ऑफ डेट फ्रॉम बेस डे कैसे निकालोगे? ड्यू डेट माइनस बेस डेट। क्या निकालोगे? ड्यू डेट माइनस बेस डेट। अब आगे जितना महीना जाता है, मैं 3 लेता हूं, जनवरी फरवरी मार्च, और आखिरी कॉलम आप नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। ये हमारा एक दूसरा प्रोफॉर्मा तैयार हो गया। ये प्रोफॉर्मा किसका है? कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। ये किसका है? कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखेंगे, खास करके जब आप टॉप करना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, बहुत ही सॉलिड होना चाहिए और ख़तरनाक होना चाहिए। बात समझ में आया? खतरनाक मतलब बढ़िया वाला, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं 4 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट 3 एंड लास्ट का व्हाट, दैट इज व्हाट, सीरियल नंबर देन ड्यू डेट। सीरियल नंबर जरूर लिखिएगा, उसे पता लगेगा कि कितने ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिए गए हैं और वो सभी कवर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सीरियल नंबर, ड्यू डेट, देन ड्यू डेट माइनस बेस डेट, ड्यू डेट माइनस बेस डेट, देन जनवरी फरवरी मार्च जो भी बोलता है, देन नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डे, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब इसी टेबल को, ये प्रोफॉर्मा यहाँ रहेगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ आगे आप देख रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं ये वर्किंग, तो हमने यहाँ निकाल दिया कंप्यूटेशन ऑफ, क्या लिखा हमने? सिंपल, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। हमने वही सेम प्रोफॉर्मा आ गया यहाँ से, सीरियल नंबर, ड्यू डेट माइनस बेस डेट, ठीक है, देन जनवरी फरवरी मार्च जो भी है, देन दैट इज नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, ट्रांजैक्शन 1, फिर क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट व्हाट इज द ड्यू डेट? 1 जनवरी और 6 जनवरी, 1 जनवरी और 6 जनवरी, इज 6 जनवरी, दिस इज व्हाट, 6 जनवरी, एब्सोल्युटली क्लियर, 6 जनवरी। तो हमने 6 जनवरी यहाँ लिख दिया। व्हाट इज द सेकंड ड्यू डेट? देखिए 12th जनवरी, सेकंड 12th जनवरी, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखिएगा आराम से। अब देखिए, अब आपको बेस डे कौन लेना है? अर्लीस्ट,
अब बताओ 6 जनवरी अर्लीस्ट है या 12 जनवरी अर्लीस्ट है? पहले 12 जनवरी आया या पहले 6 जनवरी वाला? पहले 6 जनवरी आया या 12 जनवरी आया? जो पहले आया वो अर्लीस्ट है, वो हमें बेस डेट लेना है। तो हमने क्या लिखा, दैट इज ड्यू डेट माइनस बेस डेट, और उसी कॉलम में लिखा बेस डेट इक्वल टू 6 जनवरी। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या लगा रखे हैं हम, ड्यू डेट माइनस बेस डेट। फॉर्मूला क्या है हमारा, ड्यू डेट माइनस बेस डेट। हमारा फॉर्मूला क्या है, ड्यू डेट माइनस बेस डेट, ड्यू डेट माइनस बेस डेट। अब आराम से 6 जनवरी इज द ड्यू डेट एंड 6 जनवरी इज द बेस डेट, देन 6 जनवरी माइनस 6 जनवरी इक्वल टू व्हाट, 0 डेट। तो हम नंबर ऑफ डेट फ्रॉम बेस डे में लिख देंगे 0। ओके, 0। अब हम सेकेंड वाला में निकालते हैं, ड्यू डेट माइनस बेस डेट। ड्यू डेट क्या है, 12 जनवरी। ड्यू डेट क्या है, 12 जनवरी, एंड बेस डेट क्या है, 6 जनवरी। देन 12 माइनस 6, तो जनवरी में कितना हो गया, 6 डेज। तो टोटल दैट इज नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे कितना हो गया, 6। ये बात हमारी क्लियर हो गई। ये हमारा सेकेंड वर्किंग बन गया। अब आप कहोगे कि सर ये जनवरी फरवरी मार्च आपने अलग क्यों रखा है? बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम ड्यू डेट निकाल रहे हैं जनवरी का जनवरी में ख़त्म हो जाए। हो सकता है किसी बिल का ड्यू डेट फरवरी में हो, फिर किसी का ड्यू डेट मार्च में हो। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि हम जनवरी में बना रहे हैं और एक बिल का ड्यू डेट दिसंबर में है, तो इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक लेके जाएंगे इस कॉलम को? यस। तो एक यहाँ पे आपको मैं सलाह दूंगा, चूँकि आप ही ने क्वेश्चन पूछा था, जब भी आप एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन करोगे तो कैलकुलेटर एंड स्केल, स्केल मतलब ये फट्टा, क्या कहते हैं, फुट्टा, इसको ना ध्यान रख के करना, लाइन खींच खींच के करना। अगर लाइन दिखेगा, जगह का बहुत अभाव होगा, चाहे आप पेपर पे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है ना, आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, अभाव होगा। तो ध्यान से रखना, एवरेज ड्यू डेट में क्वेश्चन पढ़ते समय क्लियर आपके दिमाग में मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि कितने मंथ दिए हैं, ताकि हमें कितने कॉलम खींचने पड़ेंगे, ये आपको अंदाज लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैंने पहले से ही कॉलम में डाल दिया, राइट, 6 जनवरी। अब हमारा ये जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारा ये वर्किंग यहाँ पे हो गया। अब हम अपना ओरिजिनल परफॉर्मा में आ गए। अब ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे वर्किंग में से लेके आ गए 06, ठीक है। अब हमारा आखिरी कॉलम, दैट इज कॉलम नंबर 5, दैट इज अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसका होगा, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे। अब ध्यान से देखिएगा, 3,65,000 इंटू 0 इक्वल टू हाउ मच, 0। तो प्रोडक्ट कॉलम में कितना आ गया, 0। अब हम सेकंड में आते हैं, 7,30,000, 7,30,000 इंटू 6, 7,30,000 इंटू 6, हाउ मच कमिंग, 43,80,000, 43,80,000। चलो जी, प्रोडक्ट कॉलम में सेकंड ट्रांजैक्शन के आगे 43,80,000 आ गया। सबको दिख रहा है आपको, एब्सोल्युटली क्लियर दिख रहा है। हमारे सारे कॉलम फिलअप हो गए। कितने कॉलम है हमारे पास, सीरियल नंबर, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डे। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डे कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये आपको दिख गया। इसी वर्किंग में निकालना, वर्किंग को बिल्कुल अलग मत करना। हो सकता है 5 मिनट ज़्यादा टाइम लगे, वो टाइम ऐसे भी लगना था। आप मेंटल कैलकुलेशन करोगे, सिर्फ कैलकुलेटर पे करोगे, इधर उधर लिख के करोगे, अगर एक दिन भी गलत हो गया तो आप गए। मैं आपकी ज़िंदगी पे रिस्क नहीं ले सकता। आप चाहते हो मेरा काम तो और आसान हो जाएगा। मेरा एक टेबल को बनाने में, फिलअप करने में, अगर हमारे पास एनिमेशन की बात कहें तो 1 लाख रुपए का खर्चा है। तो मैं तो सीधा बोल दूंगा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, नहीं, हमें आपसे और आपकी ज़िंदगी से प्यार है। तो ये कितना हो गया, 43,80,000। अब आप प्रोडक्ट के टोटल करो एंड अमाउंट का टोटल करो। अब प्रोडक्ट का टोटल कितना हो गया, 0 प्लस 43,80,000, हाउ मच कमिंग, 43,80,000। चलो जी, टोटल 43,80,000 हो गया। अमाउंट कॉलम में देखो, 3,65,000, 3,65,000 प्लस 7,30,000, 3,65,000 प्लस 7,30,000, हाउ मच कमिंग, 10,95,000।
चलो जी, अमाउंट कॉलम में 10,95,000 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज ड्यू डेट का। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से, टेबल आपके पास सामने है, आपको पता है जो लास्ट में है वो पहले ऊपर आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है, अमाउंट का कॉलम नीचे आ रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, बोलेगा सर ये कौन सा आपने जोक मार दिया, लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया, दिल किया बोल दिया, ठीक है ना। आपको सीधा याद करना है कि आपको डेट ऑफ दैट इज बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। एकदम इसको रट जाइएगा, कई बार ये एक नंबर में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट में ये बताना कि सही क्या है गलत क्या है, व्हाट वी कॉल MCQ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखिएगा। एवरेज ड्यू डेट कॉल ADD, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द अमाउंट। ध्यान से समझिएगा। अब ये जो टोटल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द अमाउंट, अब टोटल ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, आप देखिए ऊपर में ये प्रोडक्ट का टोटल है, देख रहे हैं 43,80,000। अमाउंट क्या है, टोटल ऑफ द अमाउंट देखिए 10,95,000, ये अमाउंट का कॉलम है, तो ये नीचे आएगा, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला को कंठस्थ करके याद रखिएगा, एग्जाम में भी काम आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द अमाउंट। देखिएगा, जहां तक डेरिवेटिव की सवाल है तो ऊपर का जो आपको जब मैं कंसेप्ट समझा रहा था तो उसमें क्लियरली ये बातें मैंने बता दी थी ना। यहां पे आपको मैं अकाउंटिंग डेरिवेटिव सिखा रहा हूं, ये मैथमेटिक्स है और इसको अगर जितना बढ़िया से एक्सेप्ट करोगे एज इट इज तो ज़्यादा बढ़िया। एंड आई डोंट वांट टू प्रूव यू ऑल दिस थिंग अगेन एंड अगेन। अल्टीमेटली हमें तो एक मार्क्स किस बात के मिलेंगे, बोलिए मार्क्स किस बात के मिलेंगे, कि हमें याद है नहीं क्या फॉर्मूला किसका, एवरेज ड्यू डेट का, क्या बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द अमाउंट। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम फिगर फिलअप करते हैं। तो बेस डेट क्या है, देखिए क्वेश्चन में टेबल में देखिए बेस डेट क्या है, टेबल आपने देख रखा ना, ये क्वेश्चन के नीचे ये सोल्यूशन टेबल पे आ रहा है, देखिएगा। तो चूंकि टेबल अब कंप्लीट हो गया, अब देखिएगा 6 जनवरी प्लस माइनस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट कितना है 43,80,000 एंड टोटल ऑफ द अमाउंट कितना है 10,95,000। देन 6 जनवरी प्लस 4 डेज, 6 जनवरी प्लस 4 डेज, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10th जनवरी, यानी 6 जनवरी प्लस 4 डेज इन जनवरी इक्वल टू 10th जनवरी। इज दैट क्लियर? 10th जनवरी इज द एवरेज ड्यू डेट। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट हमने समझाया था उसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th डे को एवरेज ड्यू डेट आया था, तो हमने ऐसे निकाल दिया था 10th को एवरेज ड्यू डेट। लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे निकालना। चलो, जब आपको समझा ही रहा हूं, एवरेज ड्यू डेट आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा मैथमेटिक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम लोग ज्ञान के लिए कर रहे हैं ना, कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, तो हमें इधर उधर की बातें करनी चाहिए, क्योंकि जरूरत नहीं है कि यही बातें सीधा सीधा बोल के चले जाओ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हम लोग रोबोट थोड़ी है यार, अपन लोग का दिल है, दिल धड़कता है, दिल पूछता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, यू लव मी नॉट, यू लव मी नॉट, दिल धड़कता है, दिल धड़कता है, दिल धड़कता है, राइट। अब क्या हुआ ये, अब 43,80,000 अपॉन 10,95,000 ये पॉजिटिव में आया ना, चूंकि ये डिनोमिनेटर कम है तो पॉजिटिव में आया। एक बात ध्यान रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, देखो न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर प्लस, डिनोमिनेटर प्लस, तो आंसर इज प्लस, प्लस अपॉन प्लस, द आंसर इज प्लस। अच्छा, माइनस अपॉन प्लस, द आंसर इज माइनस, प्लस अपॉन माइनस, द आंसर इज माइनस, माइनस अपॉन माइनस, द आंसर इज प्लस। समझ में आया? चलो फिर से बोलो, प्लस अपॉन प्लस प्लस, प्लस अपॉन प्लस प्लस, माइनस अपॉन प्लस माइनस, अच्छा प्लस अपॉन माइनस माइनस, माइनस अपॉन माइनस, चाकू के धार को काट दिया, माइनस अपॉन माइनस प्लस,
ये मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये मैथमेटिक्स याद करो, जब आप 5वीं 6ठी क्लास में थे, बड़ी सुंदर सी टीचर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाली थी। बोलते सर मैथ के टीचर और सुंदर, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इंग्लिश के टीचर का बोलो तो बात मानता हूँ, अरे इंग्लिश फैशन का बात है ना, तो इंग्लिश का टीचर तो हो गया ही अच्छा ना। अच्छा चलो मैं यार अच्छा बड़ा अच्छा बच्चा लोग है, क्या बोल रहा हूँ मैं। एक बात बताओ, फिर से बोलता हूँ, प्लस अपॉन प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस अपॉन माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस अपॉन माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस अपॉन प्लस इक्वल टू व्हाट, माइनस। अरे यार दोनों प्लस प्लस, दोनों माइनस प्लस, बाकी सब ठीक है। ये गणित में कभी भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन निकल के आ गया कि यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि हमें एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालना है। फिर से रिवाइज करता हूँ, एवरेज ड्यू डेट जैसे ही निकालने के लिए पूछे, या क्वेश्चन ऐसे ना पूछे एवरेज, पूछेगा कि फाइंड आउट द डे ऑन विच द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिबेट विल बी एग्जैक्टली सेम, या देयर विल बी नो इंटरेस्ट और रिबेट, ऐसे कुछ बोलेगा तो आप एवरेज ड्यू डेट समझ लेना। उसमें पहला परफॉर्मा आपको क्या लेना है, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। उसमें सिर्फ 5 कॉलम है, पहला सीरियल नंबर, दूसरा ड्यू डेट, तीसरा अमाउंट, देन डेज फ्रॉम बेस डेट एंड देन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका होगा, अमाउंट एंड डेज फ्रॉम बेस डेट। ये आपको ध्यान रखना है, दिल में बैठाना है, ये डायरेक्शन देगा, ये दिशा देगा कि आपको करना क्या है। फिर डेट फ्रॉम बेस डेट कैसे निकालेंगे, उसके लिए अलग से वर्किंग निकालेंगे, उसमें भी लिखेंगे सीरियल नंबर, उसमें भी लिखेंगे ड्यू डेट, जो अर्लीस्ट ड्यू डेट है उसको बेस डेट लेंगे, और हम फार्मूला क्या ले लेंगे, हम सिंपल फार्मूला लिख लेंगे ड्यू डेट माइनस बेस डेट, और उसको आराम से लिखते हुए जाएंगे। आपको मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, आप चिंता ना करें, बट प्रैक्टिस कराने के पहले मैं कंसेप्ट आपके जहन में डालना चाहता हूँ। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है इसमें, एवरेज ड्यू डेट तो निकल गया, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट ऑन एवरेज ड्यू डेट देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर ऑफ द पार्टीज। क्वेश्चन क्लियरली बोलेगा प्रूव दैट, प्रूफ कर दे, ठीक है। अब जब प्रूफ करने की बात सोच रहे हो तो सबसे पहले अपने से पूछना कि आप किसके पॉइंट ऑफ एंगल से प्रूफ करना चाहते हो, वसूली भाई या देवगन भाई, किसी एक को पकड़ना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा, वरना पल भर में लगेगा लेना देना चलता रहेगा, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आप पजल्ड हो जाओगे, फिर आप क्या हो जाओगे, पजल्ड हो जाओगे। आई डोंट वांट टू सी यू बी पजल्ड, है बी कॉन्फिडेंट। एक काम करते हैं, अपन लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नाउ लेट अस प्रूव दैट ऑन एवरेज ड्यू डेट देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर ऑफ द पार्टीज, ठीक है। हम वसूली भाई को के नजर से करते हैं कि एवरेज ड्यू डेट को वसूली भाई को ना इंटरेस्ट का फायदा हुआ। मैं फायदा क्यों बोल रहा हूं वसूली भाई को, अगर देवगन लेट पेमेंट करेगा तो वसूली भाई को इंटरेस्ट मिलेगा, तो फायदा हो गया ना। अच्छा, नुकसान, अगर देवगन पहले पेमेंट कर दिया तो कानून के अनुसार इनको रिबेट देना पड़ेगा। अब देखो ज्यादा मत लगाना, सर पैसे भी तो आएंगे, ठीक है, कुछ चाहिए तो भी कर रहे ना, एकदम जो दिखता है वही करो। क्या दिख रहा है, अगर देवगन वसूली भाई को लेट पेमेंट करता है तो वसूली भाई का एक और इनकम हो गया, जिस इनकम का नाम है इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इज अ इनकम ऑफ वसूली भाई, इंटरेस्ट इज अ इनकम ऑफ वसूली भाई। देखो किसी एक को पकड़ के सीखोगे तो जहन में जाएगी, वरना इधर उधर उछलते रहो, कुछ नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो हम लोग वसूली भाई यानी सेलर की नजर से देखते हैं, वसूली भाई सेलर है, वसूली भाई ने सेल किया था तो वसूली भाई सेलर है, हम वसूली भाई के नजर से देखते हैं, नहीं एकदम बरोबर ना, एकदम। अब अगर इंटरेस्ट इनकम है, चूंकि डेटर लेट पेमेंट के कारण इनको इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो इंटरेस्ट इनका इनकम हो गया। अब इसमें दिमाग मत लगा, यहां एक बार को एक ही वे देखो, एक ही बार सारी दुनिया समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिस दिन बच्चे को पता लग जाए कि दुनिया में आने में इतनी दिक्कत है, वो बाहर नहीं आएगा, और शायद इसका डर रहता है, तभी रोते रोते आता है। हाँ,
मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जो दिखता है वही समझो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस ये समझो यहाँ पे कि सेलर के बुक में अगर लेट हुआ तो सेलर को इंटरेस्ट मिलेगा, सेलर को इनकम हुआ। ठीक उसी प्रकार से अगर डेटर ने पहले पेमेंट कर दिया और सेलर लेने के लिए तैयार है, सेलर को रिबेट देना पड़ेगा, यानी सेलर का वो नुकसान हुआ। सो इंटरेस्ट इज अ इनकम ऑफ द सेलर एंड रिबेट इज अबाउट द लॉस ऑफ अ सेलर। ओके, सो इंटरेस्ट इज अ गेन ऑफ अ सेलर whereas the rebate is the loss of the seller। ये हम सेलर के एंगल से समझा रहे हैं। आप हमेशा याद रखना, किसी न किसी पर्सपेक्टिव को एक को पकड़ के चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से इसी को मैं डेटर के पर्सपेक्टिव से समझा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मुझे आपके दिमाग में क्लैरिटी डालनी है, कंफ्यूजन नहीं। तो अब बताओ, सेलर के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। सेलर के लिए इंटरेस्ट क्या है? बोलो, इनकम है। एंड व्हाट? एंड सेलर के लिए रिबेट क्या है? लॉस है। इज दैट क्लियर? अब एक काम करते हैं, क्या इस तरह के क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है क्या? 2 बार आपके एग्जाम में आया है, 2 बार फाउंडेशन के एग्जाम में आया है, और ये चैप्टर इंटरमीडिएट में था, और इंटरमीडिएट का टुच्चा सा क्वेश्चन था, टुच्चा सा चैप्टर था, पर लोग बोलते थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड। काहे का कॉम्प्लिकेटेड यार? अगर थारे को महीने का मंथ याद है ना, तो ये मार्क्स फोकट के हैं। चलो जी, अब हम एक तीसरा फॉर्मेट डेवलप करेंगे। तीसरा व्हाट? परफॉर्मा डेवलप करेंगे। पहला परफॉर्मा कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट का। दूसरा परफॉर्मा क्या था? अब ध्यान से यहां देख रहे हैं, परफॉर्मा यहां देखे जा रहे हैं। दूसरा परफॉर्मा है व्हाट? द ड्यू डेट माइनस बेस डेट, द डेज फ्रॉम बेस डेट। तीसरा है व्हाट? परफॉर्मा ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ loss of interest and gain of rebate to seller because of average due date payment date। ध्यान से, statement showing computation of loss of interest and gain of rebate to seller because of ADD average due date payment date। इसमें कुछ नहीं करना, आपको 3 कॉलम बनानी है। ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट, ओके। अब ड्यू डेट में कब है आपका ध्यान देखिएगा, 6 जनवरी एंड 12 जनवरी, ये ड्यू डेट है। अब ये क्वेश्चन क्या है, आप कैसे प्रूव करोगे? इसमें क्या प्रूफ करना है? इसमें ये प्रूफ करना है कि नॉर्मल ड्यू डेट का दिन पेमेंट ना लेके, सेलर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वसूली भाई ने नॉर्मल ड्यू डेट को पेमेंट ना लेके एवरेज ड्यू डेट को लिया, तो इस प्रक्रिया में वसूली भाई को जो नुकसान हुआ, आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा था नहीं मिला। एंड यहां देखिए पासा पलट रहा है, यहां पे चूंकि इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो इंटरेस्ट का नुकसान है। लेकिन अगर कुछ ट्रांजैक्शन पे इनको रिबेट नहीं देना पड़ रहा है तो रिबेट नहीं देने का फायदा हो रहा है। तो आपको ये निकालना है कि एवरेज ड्यू डेट पे अगर पेमेंट हुई है इन द जगह ऑफ द नॉर्मल ड्यू डेट पे, तो सेलर के ऊपर क्या गुजरी है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ रिबेट, यही निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, ड्यू डेट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 6 जनवरी 2020 एंड 12 जनवरी 2020, ठीक है। अमाउंट, सेकंड रो देख रहे हैं, अमाउंट 3,65,000 सिक्स वाला में एंड 7,30,000। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए, अब आपको देखना है कि एवरेज ड्यू डेट हुआ तो क्या हुआ। तो नेक्स्ट है डेट ऑफ पेमेंट इक्वल टू एवरेज ड्यू डेट। डेट ऑफ पेमेंट इक्वल टू व्हाट? एवरेज ड्यू डेट, 10th जनवरी 10 जनवरी। एक और रो दे देता हूं, दैट इज डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट व्हाट? 10th जनवरी 10 जनवरी, क्योंकि इसी दिन पेमेंट हो रहा है, यानी कि ड्यू डेट को ना दे करके एवरेज ड्यू डेट को पेमेंट कर रहे। अब क्या हो गया? नेक्स्ट रो है चेंज इन ड्यू डेट। चेंज इन ड्यू डेट कैसे निकालोगे? ड्यू डेट माइनस व्हाट? एवरेज ड्यू डेट। तो क्या है जनवरी 6। अब मैंने उल्टा कर दिया, जनवरी 6 माइनस जनवरी 10, यानी कि 6 जनवरी को मिलना था, मैंने फॉर्मूला कर दिया ड्यू डेट माइनस व्हाट? एवरेज ड्यू डेट। तो आपको एकदम क्लियरली पता चलेगा 6 जनवरी को मिलना था, लेकिन 6 जनवरी के बदले मिला कब? ये 10 जनवरी को, 4 दिन लेट मिला।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 दिन का इंटरेस्ट का नुकसान हुआ। किसको? वसूली भाई को। वसूली भाई को 4 दिन का इंटरेस्ट का नुकसान हुआ। तो हम नेक्स्ट रो में क्या निकालेंगे? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट रिसिप्ट। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट रिसिप्ट कितना है? अमाउंट कितना है देखिएगा, 3,65,000 इंटू 10/100 इंटू 4/365 इक्वल टू हाउ मच? 400। तो इतना रुपया का इंटरेस्ट लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द लेट पेमेंट रिसिप्ट। मतलब समझ में आया? यानी कि वसूली भाई को 4 दिन बाद पेमेंट मिला, लेकिन 3,65,000 ही मिला, 3,65,000 मिला, उसको इंटरेस्ट नहीं मिला, तो इसका नुकसान है। चलो जी, अब सेकंड वाला पे देखो आराम से। ड्यू डेट 12 जनवरी, अमाउंट 7,30,000, डेट ऑफ पेमेंट एग्जैक्टली कब किया? 10th जनवरी। तो चेंज इन ड्यू डेट यानी कितना दिन पहले या ज़्यादा किया, तो क्या हुआ? दैट इज सिंपल कमिंग, व्हाट वी आर गेटिंग दैट ड्यू डेट माइनस एवरेज ड्यू डेट। फॉर्मूला हमारा यही है, फॉर्मूला हमारा यही है। तो ड्यू डेट माइनस एवरेज ड्यू डेट। ड्यू डेट कितना है इसमें? 12 जनवरी। पेमेंट क्या है? 10 जनवरी। तो 2 दिन पहले, यानी कि 12 जनवरी को मिलना था, 2 दिन पहले मिल गया। तो अगर ये एवरेज ड्यू डेट नहीं होता तो ये जो है ना, देवगन बोलता भैया मेरे को रिबेट दे। अबे रिबेट भी नहीं मांग रहा है, वो इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा, वो रिबेट भी नहीं मांग रहा, वो इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा, वो रिबेट भी नहीं मांग रहा। तो इस 2 दिन का इंटरेस्ट क्या होगा, जिसका नाम रिबेट होगा? क्या करेंगे? 7,30,000 इंटू 10/100 इंटू 2/365 इक्वल टू 400, इक्वल टू हाउ मच? 400। तो आप देख रहे हो जितना रुपया का इंटरेस्ट था जो नहीं मिला वसूली भाई को, उतने ही रुपया का रिबेट था जो वसूली भाई को देने की जरूरत नहीं पड़ी। सो लेना ऑफ द इंटरेस्ट इक्वल टू देना ऑफ द रिबेट। तो इसका मतलब है कि इस केस में ना किसी का नुकसान हुआ और ना ही किसी का फायदा हुआ, यानी कि ऑल दिस। मैं फिर से एक कॉलम बना रहा हूं, टोटल लॉस वर्सेस टोटल गेन। तो आप देखिएगा, टोटल लॉस ऑफ इंटरेस्ट यानी कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट उसको नहीं मिला 400 है। टोटल गेन रिबेट यानी उसको नहीं देना पड़ा, वो क्या है? लॉस 400 है। अब आप बोलोगे कि सर पहले ही क्लियर हो गया था, फिर टोटल करके क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? बेटा यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन था लॉस का। मान लो 4-5 ट्रांजैक्शन है, तो 2 ट्रांजैक्शन पे रिबेट का फायदा हुआ, 2 पे इंटरेस्ट का नहीं मिला, उसका नुकसान हुआ। तो हमें पूरा देखना पड़ेगा ना, तो मैं एक ही ट्रांजैक्शन तो नहीं आएंगे, इसलिए मैंने ये कॉलम रो बना दिया आपको ध्यान रखने के लिए। तो टोटल लॉस वर्सेस टोटल गेन 400 एंड व्हाट? दैट इज 400। सो if the payment is done on the ADD, there is no loss, there is no gain, because loss equal to gain। तो इस दिन किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। यही बात आपको मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ। एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट है जिसमें सिंगल पेमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन होता है, सिंगल पेमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन होता है, सिंगल पेमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन होता है, एंड किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता, किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता। अब बताओ, कभी अगर किसी क्वेश्चन में आया प्रूव दैट, अगर कभी किसी क्वेश्चन में आया कि प्रूव दैट ऑन एडीडी देयर इज नो लॉस टू द आइदर ऑफ द पार्टी, तो क्या आप निकाल लोगे? यही परफॉर्मा आपको यूज करना है। अभी ये पहली ही क्लास है, एक आपको मोटा मोटा आइडिया बना के लेके चल रहा हूँ। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में कंसेप्ट को डाल डाल के कंसेप्ट बिल्टअप कर रहा हूँ, ताकि बाद में इस फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे। वरना कई बार आप कहीं भी किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि इतने ही कॉलम रखने हैं, इतने ही रो रखने हैं। ऐसा हाँ, एवरेज ड्यू डेट का परफॉर्मा 5 ही रखिएगा, उसमें चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि वो 5 रहेगा तो आपको डायरेक्शन मिलेगा, दशा मिलेगी, दिशा मिलेगी। दिशा, हाँ दिशा समझ रहे हो ना? हाँ। अब इसी में एक और नया क्वेश्चन आ जाता है। क्या आ जाता है? नया क्वेश्चन। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आएगा कि इफ डेटर इज एग्री टू मेक द पेमेंट बिफोर एवरेज ड्यू डेट, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट? या इफ डेटर इज एग्री टू मेक द पेमेंट आफ्टर द एवरेज ड्यू डेट, फिर क्या होगा? तो पहली बार ध्यान रखना, अच्छी तरह से समझ लेना।
इफ क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इफ डेटर इज एग्रीड टू पे बिफोर एवरेज ड्यू डेट, तो फुल पेमेंट की बात करता है। तो ध्यान रखना, फुल पेमेंट पे अगर बिफोर ड्यू डेट करता है तो जितने दिन पहले करता है उतने दिन का डेटर को रिबेट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो 100 रुपया का देनदारी है, 100 रुपया उसको देना है और 2 दिन पहले उसने पेमेंट किया और 4 रुपया 2 दिन का इंटरेस्ट आ रहा है, तो डेटर की देनदारी बनेगी 100 रुपीज माइनस 4 रुपीज 96 रुपीज। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इफ द डेटर इज रेडी टू मेक द पेमेंट बिफोर एवरेज ड्यू डेट देन व्हाट इज द इम्पैक्ट। तो आप बोलोगे द इम्पैक्ट इज अमाउंट पेएबल बाय द डेटर विल गो डाउन बाय द इंटरेस्ट अमाउंट। समझ में आया? कुछ नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं आगे अभी और समझना है। एक ही क्वेश्चन में सारा थोड़ी समझ में आ जाएगा। अरे आगे आएगा, यहां पे क्या कर रहा हूं, कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट। नहीं आया तो आगे क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आएगा। चूंकि अच्छा एटलीस्ट नहीं आया तो ये भी तो पता चलेगा यार इसमें कुछ था, तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं कंसेप्ट बिल्टअप कर रहा हूं इस क्वेश्चन में ताकि थारे को कोई दिक्कत नहीं होगी, थारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ आई? तो एक एग्जांपल इसी को क्वेश्चन करके देखे जरा। अच्छा एक बात बताओ, इसके पहले की क्वेश्चन करें। अगर डेटर कहता है कि मैं 2 दिन बाद दूंगा, तो उसकी जो पेबल अमाउंट है घट जाएगी या बढ़ जाएगी? 2 दिन बाद, किसके 2 दिन के बाद? एवरेज ड्यू डेट के बाद। अगर डेटर कहता है कि एवरेज ड्यू डेट के 2 दिन बाद दूंगा, अगर डेटर कहता है कि एवरेज ड्यू डेट के 2 दिन बाद दूंगा, तो बताओ उसकी जो पेबल अमाउंट है, उसकी जो पेबल अमाउंट है, उसकी जो पेबल अमाउंट है वो घट जाएगी बढ़ जाएगी? वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा उसको। अब ध्यान से देखना, जो ये इंटरेस्ट निकालेंगे वो इंडिविजुअल अमाउंट पे करेंगे या टोटल अमाउंट पे करेंगे? टोटल अमाउंट पे करेंगे। शिफ्टिंग कहां से करेंगे? पहले का मतलब एवरेज ड्यू डेट, पहले का मतलब एवरेज ड्यू डेट के पहले, एंड बाद का मतलब एवरेज ड्यू डेट के बाद। तो जो मेन यार्ड है यह है एवरेज डेट, यानी ये दिल का कोना आप देख रहे हैं, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। दिल के पहले रिबेट मिलेगा, दिल के बाद पेनल्टी मिलेगा। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब तक दिल नहीं मिलता तब तक रिबेट मिलता है, जिस दिन दिल मिल गया पेनल्टी मिल रहा है। अरे ज़्यादा नहीं दिमाग लगाने का है, ठीक है। सो अब एक क्वेश्चन करते हैं आगे। पहले ध्यान रखना, इफ द फुल पेमेंट इज डन, नॉट फुल, राइट, इफ फुल पेमेंट इज डन बिफोर और आफ्टर एवरेज ड्यू डेट देन व्हाट विल हैपन। क्या क्वेश्चन आता है? इफ द फुल पेमेंट इज डन आफ्टर एंड बिफोर ड्यू डेट। हाँ आता है, कई बार आया है। तो आप कैसे निकालोगे? देखो मैक्सिमम 3 ही क्वेश्चन इसमें आते हैं कि एवरेज ड्यू डेट निकालो, फिर क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ करो कि एवरेज ड्यू डेट पे इंटरेस्ट वाज इक्वल टू रिबेट, फिर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द सिचुएशन इफ द एंटायर पेमेंट इज डन बिफोर ड्यू डेट, या व्हाट इज द सिचुएशन इफ द एंटायर पेमेंट इज डन आफ्टर ड्यू डेट। बस आपको ये निकालना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस एज्यूम दैट देवगन टुक डिसीजन to make the payment on option 1 8 January and option 2 11 January। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहां पे भी एक्सप्लेन करने के लिए पर्सपेक्टिव चाहिए। किसके पर्सपेक्टिव से लें? वसूली भाई का लेते हैं, क्योंकि उसने डिसाइड कर दिया मुझे देना है। अब ध्यान से देखना, अब ये है वसूली भाई। अब अगर देवगन भाई ने डिसाइड कर लिया कि मैं 8 जनवरी को दूंगा, तो पहले दे रहे हैं। पहले किससे पता लगा? एडीडी से पहले दे रहे हैं, एडीडी से पहले दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। मुझे नहीं आ रहा है बट फिर भी लिख के दिखाएंगे कि लिखना कैसे है, ठीक है। प्रेजेंटेशन इज द की, तो मैं प्रेजेंटेशन समझा के जाऊंगा, पहले मुझबानी समझ लो। अब 2 दिन का जो इंटरेस्ट है, 2 दिन का इंटरेस्ट है, क्या होएगा? रिबेट मिलेगा। किसको? देवगन को। और नुकसान होगा किसका? वसूली भाई का, ठीक है। तो टोटल पेमेंट मुझवानी देखो 10,95,000 का था, क्वेश्चन देख रहा हूँ 10,95,000 का। तो एडीडी में अगर मान लो कि 2 दिन, तो पर डे का आपको क्वेश्चन शुरू से आ रहा है, पर डे का 300 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 600 रुपये आ गया ना। तो टोटल जो पेमेंट होगा वो जो देवगन भाई करेंगे वो 10,95,000 माइनस 600 करेंगे। बट ये 600 निकालेंगे कैसे, यही क्वेश्चन है, राइट। तो आराम से निकालो। स्टेटमेंट शोइंग
इंटरेस्ट, अब यहां पे रिबेट मिल रहा है तो रिबेट लिख दो, इंटरेस्ट इज रिबेट, रिबेट इज इंटरेस्ट यार, बस नाम बदला हुआ है। तो स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ रिबेट टू बी अलाउड टू द डेटर, ठीक है। अब इसको इसी फॉर्मेट में निकल के आपको समझा रहा हूं, आप जैसे करना है कर लेना ताकि क्लैरिटी रहे। कंसेप्ट आपको बता चुका हूं, कैलकुलेशन भी समझा सकता हूं, बट सारा कैलकुलेशन निकालना, एवरेज ड्यू डेट, देन पेमेंट डेट, देन डिफरेंस इन डेट, पेमेंट डेट माइनस एवरेज ड्यू डेट, देन फुल अमाउंट, देन कैलकुलेशन ऑफ रिबेट, एंड देन टोटल अमाउंट पेबल। आप लिख सकते हो लास्ट कॉलम में टोटल अमाउंट पेबल, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, एवरेज ड्यू डेट क्वेश्चन में देखो क्या है, हम निकाल चुके हैं। एवरेज ड्यू डेट क्या है 10 जनवरी, पेमेंट डेट क्या है 8 जनवरी, देन पेमेंट डेट माइनस एडीडी यानी कि 8 माइनस 10, 2 डेज अर्ली, 2 डेज अर्ली, 8 को पेमेंट दिया जबकि 10 को पेमेंट जाना था, 7 दिख रहा है, इसमें माइनस प्लस के चक्कर में मत रखना, राइट, 8 माइनस 10 माइनस 2 नहीं, सिंपल देखो 10 को पेमेंट जाना था, 8 को गया, 2 दिन पहले गया ना, तो 2 डेज अर्ली, तो उस पर क्या मिलेगा, उसको डिस्काउंट मिलेगा। फुल अमाउंट पे या किसमें, फुल अमाउंट पे, तो फुल अमाउंट कितना था 10,95,000, तो इंटरेस्ट यानी रिबेट का कितना हुआ, रिबेट कितना मिलेगा 10,95,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 2 अपॉन 365 इक्वल टू हमारे 600। आप बिल्कुल ऐसे ही निकालना, इसी फॉर्मेट में ऐसे निकालना, ओके। अब ये कहोगे कि सर फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे, अरे कुछ नहीं यार, जैसे लिखना लिख देना, मैं तो आपको प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूँ, ये कोई शेड्यूल 3 थोड़ी है, राइट। अब इसके बाद में 600 रुपीज़ को उसको रिबेट मिलेगा, देन टोटल अमाउंट पेबल कितना होगा, टोटल पे अमाउंट पेबल होगा 10,95,000 माइनस 600, राइट, माइनस 600, तो सेलर को कितना मिलेगा 10,95,000 माइनस 600। चलो सेकंड ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय सेलर व्हेन द पेमेंट इज डन ऑन द 11th जनवरी ऑफ एंटायर अमाउंट, ना भी बोलता तो भी पूरा जाता, वही टेबल लेके आओ। तो यहां पे क्या है कि इसको इंटरेस्ट मिला, जब देवगन लेट पेमेंट करता तो उसको इंटरेस्ट इनकम हुआ, अब वो इंटरेस्ट कितना है, अब बताओ इस केस में जो उसको पेमेंट मिलेगा इंटरेस्ट जोड़ के मिलेगा या घटा के मिलेगा, जोड़ के मिलेगा, एब्सोल्युटली क्लियर। सेम वही टेबल लेके आ रहे हैं, एवरेज ड्यू डेट, पेमेंट डेट, देन डिफरेंस इन डे, पीडी माइनस एडीडी, फुल अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देंगे, इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट लिखेंगे, रिबेट नहीं लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, देन टोटल अमाउंट रिसीवेबल, टोटल अमाउंट रिसीवेबल। अब इसमें क्या हो गया 10 जनवरी, पेमेंट डेट क्या है 11 जनवरी, तो डिफरेंस डेट कितना हो गया 11 माइनस 10, हाउ मच कमिंग 1 डे डिले, 1 डे डिले, तो एक दिन का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फुल अमाउंट कितना है 10,95,000, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे 10,95,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 365, तो हाउ मच कमिंग 300, हाउ मच कमिंग 300, 300 अमाउंट इज कमिंग हाउ मच 300, हाउ मच कमिंग 300। अब क्या करोगे, अब अमाउंट रिसीवेबल बाय हिम कितना होगा, अमाउंट रिसीवेबल कितना होगा 10,95,000 प्लस 300, 10,95,000 प्लस 300, इज दैट क्लियर। मुझे पता है कि पहली ही क्लास में मैं बहुत कुछ डाल दिया, बट पहली ही क्लास में फंडामेंटल क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जब आगे मैं क्वेश्चन करूं तो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे एवरेज ड्यू डेट is that day on which a single total payment is made in the lieu of the different payment on the different dates without any loss of the either party। तो आपको कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो टाइप ऑफ द क्वेश्चन में 1 आता है कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, दूसरा प्रूव दैट ऑन एवरेज ड्यू डेट देयर इज नो लॉस टू द आइदर पार्टी, तीसरा क्वेश्चन आता है कि what will be the amount receivable by seller या payable by the debtor if the payment is done before average due date and after average due date। आपको यही 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ भी नहीं होता। सेकंड क्लास में मैं काफ़ी रूल्स पढ़ाऊंगा,
अभी आपको बुनियाद बता दिया, प्रोफॉर्मा बता दिया। एक बार फिर से प्रोफॉर्मा आपको बता रहा हूँ। एवरेज ड्यू डेट का प्रोफॉर्मा आपके जिगर के अंदर होना चाहिए और उसी 5 कॉलम से आप आगे बढ़ेंगे। पहला ये है एवरेज ड्यू डेट का प्रोफॉर्मा। पहला कॉलम क्या है? सीरियल नंबर। दूसरा क्या है आपके पास? ड्यू डेट। तीसरा क्या है? अमाउंट। चौथा क्या है? व्हाट? द ड्यू डेट माइनस बेस डेट, दैट इज द ड्यू डेट माइनस व्हाट? बेस डेट। एंड द पांचवा कॉलम है प्रोडक्ट, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? द डिफरेंस ऑफ ड्यू डेट एंड बेस डेट मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट, द प्रोडक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? बेस डेट प्लस माइनस द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। ये इस तरह से हम निकालते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी एवरेज ड्यू डेट के बारे में। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में कानून की बातें करेंगे और फिर उस क्लास में प्रोफॉर्मा को लेके रखेंगे। और ये सारे जो प्रोफॉर्मा है, एवरेज ड्यू डेट की प्रोफॉर्मा, मैं तब तक आपके साथ लगा रहूँगा जब तक आपके दिल में ये बस ना जाए। बात समझ में आई? तो लगा रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।